सभी मित्रों, विद्यार्थियों और सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल उमा लिटरेचर एकेडमी पर। आज हम पढ़ेंगे लक्ष्मण सेन, सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण सेन को इनकी 1178 से 1205 ईस्वी इनकी तिथि मिलती है। इनका मुख्य है मधाई नगर अभिलेख, और बैरकपुर, देवपाड़ा प्रशस्ति आदि अन्य अभिलेख भी इसी वंश के हैं, पर इनका मुख्य है मधाई नगर अभिलेख। अब इनके बारे में हम जानते हैं। लक्ष्मण सेन बहुत महत्वपूर्ण राजा हुए हैं सेन वंश के, और इन्हीं के समय में तुर्कों का आक्रमण हमारे देश पर स्टार्ट हो गया था, आरंभ हो गया था। अब बल्लाल सेन जो इनके पिता थे, उनका उत्तराधिकारी उनकी रानी राम देवी, जो कि वेंगी की चालुक्य राजकुमारी थी, इनकी माता लक्ष्मण सेन की माता से उत्पन्न पुत्र लक्ष्मण सेन हुआ। मुस्लिम इतिहासकारों ने उसका उल्लेख राय लखमनिया के नाम से किया है। लक्ष्मण सेन को क्या कहते थे? राय लखमनिया। राय लखमनिया, ये मुस्लिम इतिहासकारों ने ये नाम उसे दिया था। उनके अनुसार वह 60 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। लक्ष्मण सेन जब वृद्ध हो गए थे, 60 वर्ष के हो गए थे, तब वह गद्दी पर बैठा था, ऐसा मुस्लिम इतिहासकारों का कथन है। उनके साथ ताम्रपत्र, उसके साथ ताम्रपत्र और एक मूर्ति लेख प्राप्त होते हैं। अभिलेखों में उसे अरिराज मदन शंकर, उसके लिए बहुत सारे विरुद्ध दिए गए हैं, जिनमें अरिराज मदन शंकर, गौड़ेश्वर, परम वैष्णव के विरुद्ध दिए गए हैं। इसके अभिलेख का प्रारंभ नारायण की स्तुति से प्रारंभ होता है, और अपने पूर्वजों के विपरीत वह वैष्णव था। उसके पूर्वज शैव धर्म को स्वीकार करते थे और वह विष्णु को की आराधना करता था, इसलिए वह उसको कह सकते हैं कि वह वैष्णव था। उसके पुत्र विश्वरूप सेन के मदनपाड़ा अभिलेख में उसे बहुत से विरुद्ध दिए गए हैं। लक्ष्मण सेन के पुत्र ने अपने पिता के लिए प्रशंसा में बहुत सारे विरुद्धों की चर्चा की है, जैसे अश्वपति, गजपति, नरपति, राजन्याधिपति सेन, कुल कमल, विकास भास्कर, सोमवंश प्रदीप, परम भट्टारक, परम सौर महाराजाधिराज, अरिराज मदन शंकर, गौड़ेश्वर आदि उपाधियां उसको प्रदान की गई। इसमें इसके मदनपाड़ा अभिलेख में उसके पुत्र का जो अभिलेख है वो है मदनपाड़ा अभिलेख। जैसे देवपाड़ा अभिलेख है, वैसे मदनपाड़ा अभिलेख। लक्ष्मण सेन के प्रारंभिक अभिलेखों के आधार पर कहा जा सकता है कि उसके शासनकाल के प्रारंभ में उसका अधिकार बंग और राढ़ा पर था। राढ़ा उसके पूर्वजों के समय से ही था, और गौड़पालों से उन लोगों ने गौड़ छीन लिया था, और अभी बंगाल के अन्य भाग भी उसके अधीन में थे। उसके 27वें वर्ष के भोगल और मधाई नगर अभिलेख में उसकी बंगाल से बाहर के प्रदेशों की विजय का उल्लेख हुआ है। हम जानते हैं भोगलपुर बिहार में है, तो जिसके हाथ में बंगाल होता था, उस शासक के हाथ में हमेशा बिहार भी सदैव ही रहा करता था। उसमें कहा गया है कि उसने गौड़, कामरूप अर्थात असम, गौड़ से बंगाल का आशय है, कामरूप से असम का हम जान सकते हैं, काशी और कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। काशी हम जानते हैं बनारस को कहते हैं, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है ये, और कलिंग उड़ीसा को कहा जाता है। वहां पर उसने विजय प्राप्त की थी। राजशेखर के प्रबंध कोश के अनुसार, प्रतिहार शासकों के कवि थे राजशेखर, महेंद्रपाल के दरबार में थे वो, तो उन्होंने एक बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जिसमें एक प्रबंध कोश था। प्रबंध कोश में एक जिक्र मिलता है कि जयचंद्र गढ़वाल ने लक्ष्मण सेन की राजधानी पर आक्रमण किया था, और लक्ष्मण सेन उसका सामना न कर स्वयं को दुर्ग में सुरक्षित कर लिया। इस युद्ध का कोई परिणाम ज्ञात नहीं है, अर्थात आक्रमण तो किया था जयचंद्र गढ़वाल ने, लेकिन उसको जीत नहीं सका शायद, संभवतः। मदनपाड़ा अभिलेख के अनुसार लक्ष्मण सेन ने काशी व त्रिवेणी संगम में, प्रयाग, त्रिवेणी संगम किसको कहते हैं? जो प्रयाग क्षेत्र है,
उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है, अर्थात प्रयाग में विजय स्तंभ स्थापित किए थे। अब अगर उसने वहां पर विजय स्तंभ स्थापित किए, प्रयाग तक आकर काशी और प्रयाग तक आया, तो निश्चित रूप से है कि उसके अधिकार क्षेत्र में ये क्षेत्र अवश्य ही रहे होंगे। डॉक्टर त्रिपाठी का कथन है कि संभव है कि जयचंद्र की मृत्यु के बाद उसने काशी और प्रयाग पर अधिकार कर लिया हो, क्योंकि यह क्षेत्र काशी प्रयाग गढ़वालों के अधिकार में पहले थे। हो सकता है जयचंद्र की मृत्यु के बाद उसको यह मौका मिला हो और उसने ये क्षेत्र अपने हथिया लिया हो, परंतु उसके स्वयं के लेखों में प्रयाग विजय का कोई उल्लेख नहीं है, केवल उसके उत्तराधिकारियों के लेखों में इसकी चर्चा है। लक्ष्मण सेन अंत तक अपने साम्राज्य को बनाए रखने में असफल रहा। डोमरपाल ने खाड़ी मंडल किसको कहते हैं? सुंदरवन, जो डेल्टा है जहां पर गंगा गिरती है समुद्र में, वहां पर एक डेल्टा है, तो जंगल है बहुत बड़ा और विश्व का प्रसिद्ध जंगल है, ये सुंदरवन कहा जाता है, उसको खाड़ी मंडल भी कहते हैं। तो वहां पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली डोमरपाल नामक व्यक्ति ने। मेघना नदी के पूर्व के प्रदेश पर, उस गंगा की उसी शाखा को मेघना भी कहते हैं जहां पर बंगाल में वो गंगा सागर में गिरती हैं। तो मेघना नदी के पूर्व के प्रदेश पर देव नामक नया राजवंश स्थापित हुआ। 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने, अब यहाँ पर 1202 ईस्वी का समय आ गया है, और यहाँ पर बख्तियार खिलजी ने मात्र 18 घुड़सवारों को लेकर, ये बख्तियार खिलजी कौन था? ये मोहम्मद गौरी का सेनापति था, जो नालंदा को जलाता हुआ, जीतता हुआ, काशी अयोध्या आदि से क्रॉस करता हुआ जीतता हुआ नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकों को उसने पूरा जला दिया था। कहते हैं 3 महीने तक वहां आग लगी रही, पूरा जलती नहीं हो। और इसने मात्र 18 घुड़सवारों को लेकर बड़ी तेजी से सेन क्षेत्र पर आक्रमण किया। वह महल में घुस आया। राजा लक्ष्मण सेन उस समय 60 वर्ष के वृद्ध थे ही वो, तो उस समय भोजन कर रहा था, जिसे छोड़कर वह नंगे पैर पिछले दरवाजे से अपनी जान बचाकर भागा। यह वर्णन अतिरंजित हो सकता है कि मुस्लिम लेखकों ने इसको बढ़ा चढ़ाकर बख्तियार खिलजी की प्रशंसा में ये बात बढ़ा चढ़ाकर कही हो। जो मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासिरी में ये बात कही है, इसका जिक्र किया है। पर लक्ष्मण सेन की पराजय निश्चित है। वह 80 वर्ष का बूढ़ा हो चुका था, अब तक वो 80 वर्ष का बूढ़ा हो चुका था। 60 वर्ष की आयु में तो गद्दी पर ही बैठा था, अभी वो 80 वर्ष का हो चुका था। इस पराजय के बाद वह 3 वर्ष और जीवित रहा, और भोगल अभिलेख के अनुसार वो ढाका के भोवल परगना में ब्राह्मणों को भूमि दान कर रहा था। इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, अर्थात भोगल परगना अभी भी उसके अधिकार क्षेत्र में था। अब इनकी लक्ष्मण सेन वंश की हम सांस्कृतिक उपलब्धियों को देख लेते हैं। लक्ष्मण सेन की विशेष रूप से लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मणावती को अपनी राजधानी बनाया था। उसका यश अन्य हिंदू राजाओं में आदरणीय था। उसने कभी भी अत्याचार नहीं किया, वो बहुत दानी था। मिनहाज ने उसे बंगाल का बड़ा राय या राजा कहा है। उसने अनेक विद्वानों और कवियों को राजाश्रय प्रदान किया था। गीत गोविंद का लेखक जयदेव, जानते हैं कि राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है संस्कृत की, ये गीत गोविंद जो जयदेव ने लिखी है। तो ये जयदेव और पवन दूत नमक पुस्तक का रचयिता है धोई, ब्राह्मण सर्वस्व का लेखक हलायुध और सदुक्ति वर्णन का संकलक श्रीधर दास उसके समय के प्रसिद्ध विद्वान थे, जो उसके दरबार में निवास करते थे। वह स्वयं भी उच्च कोटि का विद्वान था। उसने अपने पिता बल्लाल सेन के अधूरे ग्रंथ अद्भुत सागर, जो दान सागर और अद्भुत सागर, दो उसके पिता ने ग्रंथ लिखे थे, जिसमें अद्भुत सागर अधूरा रह गया था, जिसको उसने पूर्ण किया। अपने पिता के ग्रंथ को अद्भुत सागर को पूर्ण किया। सदुक्त कर्णामृत में संकलित कुछ कविताएं उसके द्वारा रची गई कही जाती हैं। तो कह सकते हैं कि सेन वंश के लेखों तथा तबकाते नासिरी पुस्तक से प्रतीत होता है कि लगभग 50 वर्षों तक लखनावती के मुसलमान शासक सेन वंश को अपने अधीन नहीं कर सके। इसके बाद भी क्योंकि लक्ष्मण सेन के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र विश्वसेन राजा हुआ, फिर विश्वरूप का छोटा भाई केशव सेन राजा हुआ। इसके 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं, जिनमें उन्हें साम्राज्य सूचक उपाधियां प्रदान की गई हैं। विश्वरूप के 2 पुत्रों कुमार एवं पुरुषोत्तम सेन का उल्लेख तो है, पर उनके राज्य करने का कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होता है, अर्थात यहीं से सेन वंश समाप्त होता है। हम देखते हैं लक्ष्मण सेन के बाद भी सेन वंश चलता रहा, अर्थात वो पराजित तो हुए
तुर्कों से, लेकिन चंद संभवतः तुर्कों ने वहां पर उनके बेटों को या पुत्रों को शासन करने का अधिकार दे दिया और वहां से वो वापस लौट गए होंगे, ऐसे ही कुछ हुआ होगा। तो यहाँ पर हमने पूर्वी बंगाल के प्रसिद्ध सेन वंश को पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अवश्य ही लाइक करिए और इसको ध्यान से पढ़िए। बहुत सुंदर पाठ था ये, और सब्सक्राइब करिए। कुछ अच्छे कमेंट्स भी आप लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको सभी को।